मॉडल। तो ड्रॉबैक यही था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ एटम बिकॉज opposite charge attract each other, so this huge positive charge would have neutralized this negative charge. And how is it possible that we are able to see these few negative charges scattered at certain places? So the next attempt, which was made after J.J. Thomson, or you can say which is a remarkable attempt, that is made by Rutherford, and he actually conducted an experiment to explain his result. और जो Rutherford थे, इनका जो experiment था, जो इन्होंने atom के structure को explain करने के लिए दिया था, that was Rutherford scattering experiment. तो देखते हैं कि इन्होंने इस experiment में क्या किया, किस चीजों का use किया इन्होंने गोल्ड की एक फॉइल ली, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो. ही एक्चुअली टुक द गोल्ड, थिन गोल्ड फॉइल, और यहां से इनके अंदर पास करी इन्होंने अल्फा रेज. अल्फा रेज क्या होती है? अल्फा रेज एक रेडियो एक्टिव रेज होती है. रेडियो एक्टिव रेज होती है मतलब हार्मफुल रेज होती है, जो कहां से निकलती है? जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलती है. रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यूरेनियम आप कह सकते हो, थोरियम आप कह सकते हो. ये जो एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते. तो इनका मास अपने आप टूटता रहता है और एनर्जी की फॉर्म में इनसे रेडिएशंस निकलती रहती है. उन रेडिएशंस में से अल्फा रेडिएशंस एक तरह की रेडिएशन है. अल्फा रेडिएशन जो है वो एक्चुअली किससे बनी हुई है? हीलियम के न्यूक्लियस से. और आपको पता है हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसका एटॉमिक मास होता है 4 और उसका एटॉमिक नंबर होता है 2. तो आप कह सकते हो जो अल्फा पार्टिकल है, अभी क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर मास नंबर के बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो आप कह सकते हो अल्फा रेज आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस, दैट इज दे आर फॉर्म्ड ऑफ हीलियम पार्टिकल्स. ठीक है, तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे, यहां से ये अल्फा पार्टिकल्स निकले एंड दे वर मेड टू हिट दिस गोल्ड फॉइल. और देखा गया कि वो जो अल्फा रेडिएशंस थी वो किस मतलब गोल्ड फॉइल के साथ टकराने के बाद उसमें से पास कर जाती है, किसी किसी एंगल पे डेविएट होती है. उनको समझने के लिए एक मूवेबल स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यहाँ पे ली गई, जो गोल्ड फॉइल के आसपास पूरा घूम रही थी, ताकि जो भी मतलब रेस टकरा के कहीं कहीं झुक रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, उनको ये बता पाए, उनको ये कैप्चर कर पाए और हमें पता लग पाए कि ये डिफ्लेक्शंस कहाँ हो रही है. और ये पता कैसे कर पा रहा है? क्योंकि जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, ये फ्लोरेसेंट मटेरियल है. अगर इस पे कोई भी चीज स्ट्राइक करेगी, वहां पे छोटे छोटे कलर्ड पैटर्न्स बन जाएंगे, जिनको आप स्किंटिलेशंस बोलते हो. जैसे देखिए यहाँ पे रेडिएशन स्कैटर करी तो यहाँ कलर्ड पार्टिकल आ गया, कलर्ड पार्टिकल्स आ गए. तो इसका मतलब यहाँ स्किंटिलेशन, कलरफुल पैटर्न्स बन जाते हैं जहां पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन के साथ कोई हिट करता है. ठीक है, तो ये पूरा ऑपरेटर्स था. तो हुआ क्या, यहां से रेडियो एक्टिव मटेरियल से अल्फा रेज आई और गोल्ड फॉइल के साथ स्ट्राइक करी. ये जिंक सल्फाइड की मूवेबल स्क्रीन सारी डिफ्लेक्शंस को कैप्चर कर रही थी. तो देखते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, उनकी ऑब्जर्वेशंस थी दैट सम रेज पास्ड स्ट्रेट. अगर आप गोल्ड फॉइल की बात करो तो गोल्ड फॉइल के अंदर भी क्या है? एटम ही है ना. तो हम यहाँ पे एक एटम कंसिडर कर लेते हैं. तो हमने देखा सम रेज, सम कह सकते हो या आप कह सकते हो मोस्ट ऑफ द रेज, मैक्सिमम रेज ने ऐसा बिहेवियर शो किया दैट दे पास्ड स्ट्रेट. मतलब अगर ये आपके पास लेट्स से एटम है, सो दे एक्चुअली पास्ड स्ट्रेट. दिस इज नॉट द करेक्ट बिकॉज सी यहाँ पे बेंडिंग हो गई है. मैं दोबारा से आपको बताती हूँ. Most of the rays they passed straight. Most of the rays they passed straight. Some rays were deflected through small and large angle. मतलब कुछ रेडिएशंस ऐसी थी, जैसे कि अगर ये आपके पास एटम है तो कुछ स्मॉल और लार्ज एंगल से इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गई थी. एंड सम रेज रिबाउंड बैक, मतलब कुछ रेज ऐसी थी जिनका बहुत पावरफुल डिफ्लेक्शन था कि वो बिल्कुल अपने पाथ को वापस रिट्रेस कर गई, या आप कह सकते हो वो रिबाउंड कर गई थी. तो जितनी भी रेडिएशंस देखी, सिर्फ यही 3 फिनोमिना हमें देखने को मिले. या तो रेज सीधी पास कर गई, या स्मॉल और लार्ज एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, या वो रिबाउंड हो गई. जैसे कि आप फिगर में देख भी पा रहे हो, ये स्मॉल डिफ्लेक्शन है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रही है क्योंकि वो बाहर से जा रही है, स्ट्रेट जा रही है. यहाँ पे ज्यादा डिफ्लेक्शन है, यहाँ पे रिबाउंड कर रही है. तो यही 3 तरह की ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड को देखने को मिली.
तो इस बिहाफ पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला, उन्होंने कहा क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेज दे पास स्ट्रेट, इसका मतलब वो डिफ्लेक्ट करी ही नहीं। उसका रीजन क्या था कि इसका मतलब बहुत ज्यादा स्पेस जो एटम के अंदर है वो खाली पड़ी हुई है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। दूसरा आपने देखा कि कुछ रेज स्मॉल और लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट कर गई, इसका मतलब स्मॉल और लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट करने का मतलब कि वो किसी हार्ड डेंस बॉडी से टकराई, एंड दैट एक्चुअली हमें मतलब कंक्लूड करने में हेल्प किया कि दैट देयर इज समथिंग इन द सेंटर ऑफ एटम जो कि थोड़ा डेंस है, हार्ड है, या आप कह सकते हो उसका काफी मास है, एंड दैट वाज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। अब कुछ रेज आपने देखा रिबाउंड हो गई, इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जो अल्फा रेज होती हैं उन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर सेम चार्जेस आपस में, सपोज अगर ये जो न्यूक्लियस है बीच में ये पॉजिटिव चार्ज है, तभी अल्फा रेज जब डायरेक्ट बीच में टकराई तो उन्होंने इतना मतलब उनमें रिपल्सिव फोर्स लगा कि उन्होंने वो रिबाउंड ही हो गई, या दे रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब वो वापस अपने जिस रास्ते गई थी उसी से वापस आ गई। सो इट एक्चुअली लेड टू द कंक्लूजन कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है, तभी जो अल्फा पार्टिकल और जो न्यूक्लियस जब ऐसे डायरेक्ट हिट किए तो उनके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हुआ दैट दे रिट्रेस इट्स पाथ और दे गेट रिबाउंडेड बैक। सो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया तो उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर कंक्लूड किया, तो उन्होंने कहा कि जो स्ट्रक्चर एटम का दैट इज सिमिलर टू सोलर सिस्टम। जैसे कि सोलर सिस्टम में बीच में सन होता है और प्लैनेट्स आसपास घूमते हैं, आपको पता है, तो सेम उसी तरह से उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट्स की तरह उसके आसपास, न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं। So he actually compared the model with the solar system. और उन्होंने कहा कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। और उन्होंने कहा कि सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक डेंस बॉडी दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। मतलब ये अगर आपके पास एटम हो गया, बीच में आपके पास न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस पे आपको बता चुके हैं पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाहर जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस के बाद जैसे कि हमने बात करी, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के आसपास। और चार्जेस के बारे में भी बताया कि जैसे ही आपके पास एटम है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस पे तो आपको पता लग ही चुका है कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट, और बाहर है इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्लैनेट्स की तरह घूम रहे हैं और इन पे नेगेटिव चार्ज है। और एक और सबसे खास बात कि एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, वो न्यूट्रल होते हैं। तो एटम एज एन होल उस पे भी कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये रदरफोर्ड मॉडल था एटम का, जहां पे रदरफोर्ड ने कंपेयर किया एटम के स्ट्रक्चर को सोलर सिस्टम के साथ। लेकिन इस मॉडल का भी कुछ ड्रॉबैक रहा, कुछ ऐसी चीजें जो कि रदरफोर्ड भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मेजर ड्रॉबैक ये था कि फिजिक्स में एक थ्योरी होती है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। फिजिक्स में एक थ्योरी है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये थ्योरी हमें ये कहती है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल चाहे पॉजिटिवली चार्ज चाहे नेगेटिवली चार्ज, अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उससे एनर्जी निकलती है, इट लूजेस एनर्जी। मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उससे क्या निकलती है, एनर्जी। अब ये थ्योरी इन चार्ज पार्टिकल्स पे भी लागू होती है। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं, उन पे भी नेगेटिव चार्ज है। अब अगर ये घूम रहे हैं तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दे आर ऑल्सो लूजिंग एनर्जी। अब एनर्जी अगर लूज करेंगे तो इनका पाथ क्या होता जाएगा, इट विल शॉर्टन इट्स पाथ, इनका पाथ छोटा होता जाएगा और फाइनली इतना छोटा छोटा होता जाएगा, दे विल स्पाइरल डाउन इनटू न्यूक्लियस। और एक ऐसा टाइम आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको न्यूक्लियस के अंदर फॉल हुआ दिखेगा।
पर आज तक कभी भी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर नहीं देखा गया है। नहीं तो अदरवाइज अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यहाँ पे अप्लाई करें तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिरने के लिए बहुत बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, बट स्टिल कभी भी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर नहीं देखा गया है। सो दिस वाज द मेन थिंग विच रदरफोर्ड एक्चुअली फेल टू एक्सप्लेन, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट था उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। So according to electromagnetic theory, when any charged particle revolves continuously in a circular path, उनसे निकलती है एनर्जी और वो चीज अपना पाथ, वो चार्ज पार्टिकल अपना पाथ छोटा करता जाता है। Now here also electrons are charged particle and they are also revolving in a circular path. तो इसका मतलब उनसे भी एनर्जी निकलनी चाहिए, उनको भी अपना पाथ छोटा करना चाहिए, and finally they should fall into nucleus. And in doing so they need the time less than fraction of second. But this doesn't happen at all because nobody has seen electron in the nucleus. So Rutherford actually failed to explain this thing, and if any question is not being explained by the scientist, that means he is unable to explain the stability of that certain thing. So here also Rutherford failed to explain the stability of an atom. अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक सर ने की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? चैडविक सर ने। अब जब रदरफोर्ड मॉडल डिस्कवर हो गया था तो हमें पता लग गया था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और बाहर नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, ठीक है। हमें एटॉमिक नंबर भी पता लग गया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, कि कितने प्रोटॉन्स हैं एटम में। अब हमें यह भी पता था कि जो एटम का मास है वो मेनली न्यूक्लियस की वजह से ही है, क्योंकि न्यूक्लियस ही एक डेंस बॉडी है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। अब बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम हो। कभी भी नहीं देखा गया कि कोई ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम हो, मतलब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम हो। इसका मतलब अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम नहीं है, एटॉमिक मास हमेशा एटॉमिक नंबर से ज्यादा होता है, हमने ये देखा अलग अलग एलिमेंट्स को कंसिडर करके। तो इसका मतलब कि जो एटम है, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा कुछ और पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो चार्ज में तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, क्योंकि चार्ज वाला कंसेप्ट तो क्लियर है कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वो बिल्कुल सही है, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, तो इसलिए वो चार्ज में तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, लेकिन वो किस में कंट्रीब्यूट कर रहा है? मास में। So it was seen that in the nucleus there are certain particles which are not contributing towards the charge of the atom but contribute towards the mass, and those particles are neutral, that means, and they were called as neutron. So this is how the neutron was discovered. तो आप लिखेंगे क्या? It was discovered while considering the mass of atomic particles. हमने ये देखा कि पूरा एटम का मास न्यूक्लियस की वजह से है, और जितना हमें पता है रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सिर्फ प्रोटॉन्स है। पर इसका मतलब ये है कि जो प्रोटॉन्स है, मतलब जो एटम का मास है वो प्रोटॉन्स के इक्वल होना चाहिए, एटॉमिक नंबर के इक्वल होना चाहिए, पर ऐसा तो कभी आज तक देखा ही नहीं गया। जो मास नंबर है, जो एटॉमिक मास या मास नंबर जो भी कह सकते हो आप, वो हमेशा एटॉमिक नंबर से ज्यादा होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वाला कंसेप्ट बिल्कुल सही है। तो इसलिए ये माना गया दैट कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ और पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि मास में कंट्रीब्यूट करते हैं और चार्ज में नहीं करते, एंड दे वर कॉल्ड एज न्यूट्रॉन्स। सो दिस इज हाउ द न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। तो अब आपको क्लियर है ना कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते। सो द नेक्स्ट अटेम्प्ट वाज गिवन बाय बोर। देखिए सबसे पहला अटेम्प्ट आपने पढ़ा जे थॉमसन का, उसके बाद आ गए रदरफोर्ड जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू काफी कुछ बताना चाहा, और उसके बाद आए हमारे पास हमारे नील बोर। नील बोर का बहुत कंट्रीब्यूशन है। देखो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ोगे 10th में, उसमें भी, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए नील बोर वाज अ जीनियस मैन, बहुत कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया। सो
he actually tried to give his best by covering the drawbacks of Rutherford. इन्होंने mainly जो काम किया वो जो Rutherford का main drawback था कि इलेक्ट्रॉन अपना पाथ छोटा करते जाएंगे और न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, मेन इन्होंने उस ड्रॉबैक को रिमूव करने में हेल्प कराई. इन्होंने लॉजिकल रीजन दिया जिसने एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन न्यूक्लियस के अराउंड प्रूव कर दिया. सो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, जैसे कि रदरफोर्ड ने बताया कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऐसे ही नील बोर ने भी फॉर्मुलेट किया कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. मतलब एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितने प्रोटॉन्स हैं, उतने ही नेगेटिव चार्ज है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. और उन्होंने कहा कि जो एटम है, जैसे ये एटम है, जैसे कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से कहा, उसी को उन्होंने यूज किया कि जो एटम है उसके सेंटर में एक डेंस बॉडी है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, दैट इज दिस इज न्यूक्लियस, राइट. और इन्होंने बताया कि जैसे कि आपके पास एटम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसमें से प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है, उन पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है. और उन्होंने कहा, जैसे कि एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि ये आपके पास एटम हो गया, ये बताया कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर आपने पढ़ा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जिसमें प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है. और उन्होंने बताया कि इस न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारे शेल्स हैं जिनको हम एनर्जी लेवल्स बुलाते हैं, और उनका नाम KLMN सो ऑन हम रख सकते हैं. तो मतलब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास क्या प्रेजेंट है, शेल्स. न्यूक्लियस के आसपास क्या प्रेजेंट है, शेल्स. शेल्स कितने भी हो सकते हैं. पहले शेल का नाम K और K ऑनवर्ड KLMN, इस तरह से हम इसको नाम देते हैं. इन शेल्स को हम एनर्जी लेवल्स भी बुलाते हैं. उसका रीजन ये है कि जो हर शेल है उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स्ड. हर शेल की एनर्जी क्या है, फिक्स्ड. इसी वजह से इन शेल्स को हम एनर्जी लेवल्स भी बुला सकते हैं. अब इन शेल्स के अंदर होता क्या है, इन शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज. शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जो कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है. अब यहीं से उन्होंने वो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को कवर कर दिया. इन्होंने बताया कि जो ये हर शेल है इसकी एक फिक्स्ड एनर्जी है. जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल के अंदर है, ना तो वो अपने आप एनर्जी लूज करता है, ना ही वो अपने आप एनर्जी खुद गेन करता है. अगर आप बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं तो अलग बात है. अदरवाइज इलेक्ट्रॉन ना अपनी एनर्जी को बढ़ा सकता है, ना अपनी एनर्जी को कम कर सकता है. इसलिए वो अपने ही शेल में घूमता रहेगा. इट विल नीदर लूज नॉर गेन एनर्जी. यही ड्रॉबैक था ना कि चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में घूमता है उससे एनर्जी निकलनी चाहिए और उसको गिर जाना चाहिए. तो बोर ने इस चीज को इस तरह से समझाया कि एनर्जी लेवल्स की फिक्स्ड एनर्जी होती है. इलेक्ट्रॉन्स जब तक अपने एनर्जी लेवल के अंदर है, अपने शेल के अंदर है, ना वो एनर्जी अपने आप लेते हैं, ना वो एनर्जी अपने आप लूज करते हैं. So each shell has fixed amount of energy. That is the reason they are also addressed as energy levels. And electrons never lose or gain energy when they are in their own shell. This point actually solves the drawback of Rutherford scattering experiment. Otherwise Rutherford का भी contribution बहुत अच्छा रहा. उन्होंने काफी कुछ बताने में help करी, पर जो ये main drawback था जिसको वो explain नहीं कर पाए, that was explained by this genius, that is Neil Bohr. और इन्होंने एक खास बात बताई कि जैसे उन्होंने कहा कि ये आपके पास एटम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, यहाँ पे आपके पास शेल हो गए, है ना, जिनको आप KLMN कैसे भी नाम दे सकते हैं. अब हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. किसी एटम में 2 शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी में 3 है, तो कुछ भी हो सकता है ऐसे अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स का. लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में मैक्सिमम आ सकते हैं, वो बोहर ने एक रूल दिया हमें, बोर ब्यूरी रूल, विच इज 2n², जिसमें n क्या है, n इज द नंबर ऑफ शेल. n इज द नंबर ऑफ शेल. फॉर एग्जाम्पल हमें K शेल में जानना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अकोमोडेट ही कर सकता है. K शेल मतलब पहला शेल, n को 1 पुट करिए तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 2.
अब अगर आप सेकंड शेल ले लें मतलब L, तो सेकंड शेल है, N को आप 2 पुट करिए तो 2 to the 4, 4 to the 8, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट इट कैन अकोमोडेट इज 8। तो इस तरह से आपको जोन से भी नंबर ऑफ शेल के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जानने हैं कि कितने वो अकोमोडेट कर सकता है। आप n की वैल्यू को पुट करिए, 2n स्क्वायर से सॉल्व करिए। सो दिस इज बोर-ब्यूरी रूल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कन्वीनियंट टू यूज, जिससे हमें आसानी से पता लग जाता है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं या मैक्सिमम कितने वो अकोमोडेट कर सकता है। सो दिस वाज द मेन कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड वेयर वी like led to the conclusion that how the electron, proton, neutrons are arranged inside the atom, which is the structure of atom. Now according to Bohr model आप भी पढ़ चुके हो कि न्यूक्लियस है, पहले शेल में मैक्सिमम 2n स्क्वायर से आपने निकाल लिया 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में जब आपने n को 2 पुट किया तो इट कम्स आउट टू बी 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में जब आपने n को 3 पुट किया तो इट कम्स आउट टू बी 18. So that means so on, we can actually calculate the number of maximum electrons which a shell can accommodate. Now we have certain definitions, very important definitions that help in describing the atom or it helps in knowing the atom more accurately. हमारे पास होता है एक term atomic number or you can say atomic number. See, this atomic number, what does it mean? अगर मैं बोलूँ किसी एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर का मतलब है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं. What is atomic number? It means the number of protons in an atom. Right? Suppose अगर मैं आपसे बोलूँ कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, that means 11 का मतलब है कि एटम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 11. अब बोर ने हमें ये बताया था कि एक एटम जो है वो न्यूट्रल है, उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. तो अगर आपको प्रोटॉन्स किसी के पता लग जाते हैं तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो वी कैन डिफाइन इट एज द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. सो वी हैव एटॉमिक नंबर्स, तो हमारे पास जितने सारे एलिमेंट्स हैं सबका एटॉमिक नंबर है, पर आपके लेवल तक आप सिर्फ 1 to 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ही लर्न कर लें तो बहुत है, क्योंकि यही आपको ज्यादा यूज होगा. तो जो पहला एटॉमिक नंबर है दैट इज फॉर हाइड्रोजन, मैं लिख के दे रही हूँ आपको, हाइड्रोजन. सेकेंड एटॉमिक नंबर है हमारे पास हीलियम, थर्ड है हमारे पास लिथियम, फोर्थ इज बेरिलियम, यहाँ मैं लिख देती हूँ 2, 3, 4, जो इनकी नंबरिंग है वही इनके एटॉमिक नंबर हैं. 5 एटॉमिक नंबर है बोरॉन का, 6 एटॉमिक नंबर है कार्बन का, 7 एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का, 8 एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का, ये आपको लर्न करने हैं सारे. 9 एटॉमिक नंबर है हमारे पास फ्लोरीन का, 10 एटॉमिक नंबर है हमारे पास नियॉन का, 11 हमारे पास है सोडियम, 12 हमारे पास है मैग्नीशियम. ठीक है, ये आपको जानने बहुत जरूरी है. 13 एटॉमिक नंबर है एल्यूमिनियम, 14 एटॉमिक नंबर है हमारे पास सिलिकॉन, 15 एटॉमिक नंबर है फॉस्फोरस, 16 एटॉमिक नंबर है सल्फर, 17 एटॉमिक नंबर है हमारे पास क्लोरीन, 18 एटॉमिक नंबर है हमारे पास आर्गन, 19 एटॉमिक नंबर है हमारे पास पोटेशियम और 20 एटॉमिक नंबर है हमारे पास कैल्शियम. तो ये एटॉमिक नंबर्स आपको लर्न करने हैं. हमें एलिमेंट के सिंबल्स भी पता होने चाहिए. तो देखिए जो हाइड्रोजन है, चाहे एटम या एलिमेंट की बात करें, इसका सिंबल है H, हीलियम इज He, लिथियम इज Li, बेरिलियम इज Be, बोरॉन इज B, कार्बन इज C, नाइट्रोजन इज N, ऑक्सीजन इज O, फ्लोरीन इज F, नियॉन इज Ne, सोडियम इज Na, मैग्नीशियम इज Mg, aluminium is Al, silicon is Si, phosphorus is only P, sulfur is only S, chlorine is Cl, argon is Ar, potassium is only K, calcium is Ca.
और आप याद रखिए जब भी हम सिंबल्स लिखते हैं जो फर्स्ट लेटर होता है दैट इज ऑलवेज कैपिटल एंड इफ सेकेंड लेटर इज प्रेजेंट दैट इज ऑलवेज स्मॉल एंड देयर इज नो स्पेस व्हेन वी कनेक्ट देम लाइक Mg अगर हम लिख रहे हैं तो मैग्नीशियम इज लाइक दिस। तो ये 1 to 20 एटॉमिक नंबर एटलीस्ट आपको याद पक्का से करने हैं क्योंकि अगर आप इनको याद नहीं करोगे तो आपका बेस